नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम समास, संधि, अलंकार तीनों को ट्रिक से पहचानना सीखेंगे। तो तीनों को इस वीडियो में हम देखेंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए और एग्जाम से पहले 1 या 2 बार इस वीडियो को जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि समास, संधि, अलंकार से अगर कोई प्रश्न आ जाए, और आता निश्चित रूप से यूपी टेट में प्रश्न इनसे आता है, तीनों चैप्टर से प्रश्न आता है, तो आपका एक भी प्रश्न इसमें से गलत ना हो। ठीक है, तो ट्रिक से पहचानना सीखेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में पहचानना सीखेंगे। तो सबसे पहले समास को देखेंगे इसमें हम, उसके बाद संधि को, और सबसे अंत में हम अलंकार को देखेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो समास किसे कहते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, अब जो मुख्य समास हैं और उनके ट्रिक क्या हैं उनको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला है आपके सामने दोस्तों अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है, क्या लगा होता है? उपसर्ग, तो वह जो है वह शब्द अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि अगर जो है यथा लगा हो, प्रा लगा हो, प्रति लगा हो, निर, अन, भर, अनु, आ, ऐसे शब्द से अगर कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है तो समझ जाइए कि वहां पे अव्ययी भाव समास है। जैसे बात करते हैं आमरण की, आमरण में आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब यह अव्ययी भाव समास है। अनुरूप में अनु उपसर्ग लगा है, इसका मतलब अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में प्रति लगा है, इसलिए यह आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अव्ययी भाव समास को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम दूसरा समास देखेंगे। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है कर्मधारय समास। थोड़ा सा इसको देखते हैं। जहां एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, जैसे देखेंगे महात्मा। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा। आत्मा कैसा है? महान है। महान क्या है? यह विशेषता बता रहा है आत्मा की। ठीक है, तो इसका मतलब ये कर्मधारय हो गया। नील गाय की बात करते हैं। नीली है गाय, गाय कैसी है? नीली है। तो नीला क्या है? एक विशेषण है, मतलब कि ये विशेषता बता रहा है। तो जहां पर एक शब्द दूसरे की विशेषता बताए वहां पर कर्मधारय समास होगा। तो ये जो है कर्मधारय समास की ट्रिक है दोस्तों। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एक एक चीज चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, तत्पुरुष समास अब हम देखेंगे। जिन शब्दों के बीच में विग्रह करने पर का, की, को, के, लिए, में पर ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखेंगे हम गंगा जल। गंगा जल का मतलब होता है गंगा का जल, का बीच में आ गया, तत्पुरुष समास हो गया। मार्ग व्यय की बात करते हैं। मार्ग के लिए व्यय, के लिए आ गया, तत्पुरुष समास हो गया। मतलब कि बीच में कोई कारक चिन्ह आ जाए। कारक चिन्ह कौन होते हैं? का होता है, की, को, के लिए, में पर, ये सब कारक चिन्ह है। ठीक है, रसोई घर की बात करते हैं तो रसोई का घर या रसोई के लिए घर, तो ये जो है आपका तत्पुरुष समास हो गया। तो इस तरह से हम तत्पुरुष समास को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, यह भी दोस्तों आपका क्लियर हो गया। अब एक और देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा? द्विगु समास है दोस्तों। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, ये तो आप जानते होंगे। जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समाहार। चौ का मतलब 4 और 4 ये संख्यावाची है, इसलिए आपका द्विगु समास हो गया। शताब्दी में आप देखेंगे सत जो है संख्यावाची है, सत का मतलब 100 होता है, इसका मतलब यह भी आपका द्विगु समास हो गया। तो इस तरह से हम द्विगु समास को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास अब हम देखेंगे। द्वंद्व समास में दोस्तों देखिए थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें, लेकिन ध्यान से देख लीजिए। जिस समास में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और शब्द आ जाए तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन है तो इसे हम क्या बोलेंगे? भाई और बहन। गंगा यमुना है, गंगा और यमुना। पाप पूड़े है, पाप और पूड़े, तो इसका मतलब और बीच में आ रहा है, योजक भी लगा हुआ है, इसका मतलब द्वंद्व समास हो गया। समास एक और है, बहुब्री समास है, जो कि लास्ट समास है। इसके बाद समास आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिस समास में किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया गया हो। ट्रिक देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। जैसे कि चक्रपाणी है। चक्रपाणी का मतलब चक्र है जिसके हाथ में, मतलब भगवान विष्णु। नीलकंठ की बात करते हैं, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर। तो इस तरह से ये जो है तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है इसमें, तो इसलिए आपका यहाँ पे बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादातर देवी देवताओं के नाम इसमें होते हैं दोस्तों, यह भी ट्रिक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका समास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम संधि को देखेंगे। संधि को भी इसी तरह से ट्रिक से पहचानना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, आपका समास कभी गलत नहीं होगा। और इसके बाद अब हम संधि पर आते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताते चलिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। अब नेक्स्ट है संधि।
संधि को अच्छे से देख लीजिए, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम इनका जो है ट्रिक देखेंगे। स्वर संधि में जितने भेद हैं उनका एक एक ट्रिक देखेंगे, उसके बाद लास्ट में व्यंजन और विसर्ग को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं यहाँ पे। तो इसमें हम देखेंगे पहले स्वर संधि में हमारा पहला आता है दीर्घ संधि। क्या आता है? दीर्घ संधि आता है। तो दीर्घ संधि को देख लीजिए, जिस शब्द के बीच में बड़ी मात्रा लगी हो दोस्तों वहां पर दीर्घ संधि होता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ऐसे लगा हो तो वहां पे दीर्घ संधि होता है। जैसे स्वार्थी में देखेंगे वहां में आ की मात्रा लगा है, बड़ा आ, इसका मतलब दीर्घ हो गया। वेदांत में दा में अड़ा बड़ा आ लगा हुआ है तो इसका मतलब यह भी दीर्घ हो गया। विद्यार्थी में या में बड़ा आ की मात्रा लगा है, दीर्घ संधि हो गया। भानुदय में बड़ा ऊ लगा हुआ है, इसका मतलब यह भी दीर्घ संधि हो गया। और जो मात्राएं लगी हुई हैं इनको बीच में देखना है। ठीक है, तो ये जो है दीर्घ संधि के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, या एक और सिंपल सा जो परिभाषा इसकी होती है, जब जो है इनका संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों तरफ आ एक तरफ दूसरी तरफ आ है तो भी दीर्घ संधि हो गया। ई दोनों तरफ है, ई एक तरफ है दूसरी तरफ ई है तो भी दीर्घ हो जाएगा। ऊ दोनों तरफ है, पहली तरफ ऊ है और दूसरी तरफ ऊ है तो भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे विद्यार्थी की बात करते हैं तो लिखेंगे हम विद्या धन अर्थी, तो आ धन आ बराबर बड़ा आ। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इसमें जो है आप ऐसे भी जो बड़ी मात्राएं अगर जिसमें लगी हो, बीच में शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा लगी हो तो वहां पे दीर्घ संधि होता है। समझ में आ गया? चलिए, सिंपल सा था। और गुण संधि को देख लेते हैं। गुण संधि जिस शब्द में केवल एक मात्रा ऊपर दिखाई देता हो, सिंपल सा है। देखिए इसमें भारतेंदु हो गया आपका, भारतेंदु में एक मात्रा ऊपर लगा हुआ है, चंद्रोदय में एक मात्रा ऊपर लगा हुआ है, राकेश में एक मात्रा ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा दोस्तों। सिंपल सा है। अब यहीं पे अगर 2 मात्राएं होता तो क्या होता? वृद्धि हो जाता हमारा। ठीक है, यह भी ट्रिक आपका क्लियर हो गया। कितना आसान ट्रिक है, आप अच्छे से समझ लीजिए। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? देखिए, जिस शब्द में ऊपर 2 मात्राएं लगी हो, जैसे महोषध हो गया, सदैव हो गया, इसमें देखिए ऊपर 2 मात्राएं लगी हुई है, इसका मतलब यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। और एक मात्रा रहेगा तो आपका कौन सी संधि होगी? अभी मैं इसके पहले आपको बता दिया कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, यण संधि की बात करते हैं। जिस शब्द में या व रा के पहले कोई आधा शब्द लगा हो, किसके पहले? या व रा के पहले कोई आधा शब्द लगा हो। जैसे अत्यधिक में देखिए या के पहले आधा ता लगा हुआ है, स्वागत में व के पहले आधा सा लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे यण संधि होगा। ठीक है, तो या व रा के पहले अगर आधा शब्द लगा है तो वहां पर यण संधि होता है। ये जो है यण संधि पहचानने की ट्रिक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिए, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, 1-2 बार जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा। आयात संधि की बात करते हैं। जिस शब्द में ए ओ औ की मात्रा नहीं आती है, मतलब ए आय और ओ औ की मात्रा नहीं आती है, वहां पे अयादि संधि होता है। जैसे पावक में है, नायक में है, पवन में है, श्रवण में है। साधारण शब्द है, सिंपल शब्द है, इसमें ना तो ए की मात्रा आ रही है ना तो औ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ये सब अयादि संधि हो गया। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से पहचान लीजिए। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। सिंपल सा है, विसर्ग संधि देख लीजिए। विसर्ग में क्या है? जिस शब्द का संधि विच्छेद करने पर 2 बिंदी आ जाए वहां पर जो है विसर्ग संधि होता है। जैसे दुरुपयोग है दोस्तों, देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दुह धन उपयोग। दुह में देखिए दु के बाद जो है 2 बिंदी वाला आ गया, यानी विसर्ग का ये चिन्ह है आ गया, तो इसका मतलब विसर्ग संधि है। निर्भय को देखेंगे, निह धन भय बराबर निर्भय, 2 बिंदी आ गया, विसर्ग संधि हो गया। दुर्गुण को देखेंगे, दुह धन गुण बराबर दुर्गुण, 2 बिंदी इसमें भी आ गया, मतलब विसर्ग का चिन्ह आ गया, तो ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। एग्जाम से पहले जरूर इसको देख कर जाइएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम, व्यंजन संधि है और स्वर संधि आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब व्यंजन संधि और जो है व्यंजन संधि देख लेते हैं, बस आपका क्लियर हो जाएगा। विसर्ग तो देख ही लिए हैं। इसमें देखेंगे संधि विच्छेद करने पर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता हो तो वहां पर व्यंजन संधि होता है। जैसे दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन गज बराबर दिग्गज। देखिए का दिक का जो का लिखा हुआ है यह जो है व्यंजन है, और इसके बाद गज में गा जो लिखा हुआ यह भी व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आ जाए तो भी व्यंजन संधि है। और दिगंबर में देखेंगे, दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक धन अंबर, मतलब कि पहले व्यंजन आया हुआ है उसके बाद आ, अंबर में आ आया हुआ है, मतलब कि व्यंजन के बाद स्वर आया हुआ है, तो भी यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था दोस्तों, इसको भी आप जानते रहिए। तो यहाँ तक आपका संधि जो कंप्लीट हो गया दोस्तों।
आशा है कि ये दोस्तों आपको अच्छा बहुत लगा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब इसके बाद दोस्तों हम अलंकार को देख लेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है, एग्जाम से पहले आपको इसको अच्छे से रिवीजन करना है, इसलिए हम ट्रिक से सिर्फ रिवीजन करते हुए आगे चल रहे हैं। आपको इसमें ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना है, ठीक है। अलंकार को अब देखेंगे, अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो दोनों को देखेंगे, इसके जो मुख्य मुख्य प्रकार हैं जिनसे प्रश्न बनता है केवल उन्हीं को देखेंगे, सभी को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो पहले शब्दालंकार में देखेंगे कौन है। शब्दालंकार में आपका होता है दोस्तों पहले अनुप्रास अलंकार। इसमें देखिए जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है, तो कुल में देखिए का आ रहा है, कानन में का आ रहा है, कुंडल में का आ रहा है, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। बनमाल में बा आ रहा है और विराजत में बा आ रहा है, तो एक ही वर्ड की जब बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग हो, तो वहां यमक होता है। इसका भी ट्रिक देख लीजिए, यहाँ पे है क्या लिखा है, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। नीचे देखिए, और हर बार उनका अर्थ क्या हो, अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय वा खाए बौराए जग या पाए बौराए, तो यहाँ पे कनक के दो बार आया है और दोनों बार अर्थ इसका अलग है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक का अर्थ होता है सोना। तो इस तरह से यहाँ पे यमक अलंकार दोस्तों हो जाएगा, सिंपल सा है। एक और देख लेते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो या एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हो, ऐसा आप कह सकते हो, तो वहां पे आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। चरण धर चिंता करत फिर चितवत चहुओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ जो सुवरन लिखा हुआ है दोस्तों, इसके तीन तीन अर्थ होते हैं। तीन अर्थ में कवि जो है अच्छे शब्द के रूप में सुवरन को देखेगा, व्यभिचारी अच्छे रूप रंग के रूप में देखेगा, चोर स्वर्ण के रूप में देखेगा सुवरन को। तो सुवरन के यहाँ पे तीन अर्थ निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो शब्दालंकार कंप्लीट हो गया। अर्थालंकार में कुछ मुख्य है, उनको हम देख लेते हैं। अर्थालंकार में आपका पहला क्या है, उपमा अलंकार। जब वाक्य में योजक चिन्ह आ जाए और बीच उसके बाद जो है साथ में जो है सासी से तुल्य सम जैसा ज्यों सरिस के समान, ऐसे कोई भी शब्द अगर आ जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। आसान ट्रिक है, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नोट्स में अपना जो है लिख लीजिए इसको। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। इसमें देखेंगे बीच में जो है योजक भी लगा हुआ है, सा भी आया है, सा भी आया है, योजक भी लगा हुआ है। तो सा सी से तुल्य सम ऐसे शब्द अगर आ जाए और योजक भी लगा हो तो वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार होता है। इसको आप जानते रहिएगा। रूपक अलंकार भी ऐसे ही है। इसमें देखेंगे जब केवल योजक चिन्ह आए, उसके साथ सा सी से ऐसे शब्द ना आए, तो वहां पे रूपक अलंकार हो जाएगा। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, सस्य मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। इसमें आप देखेंगे मन सागर, देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे रूपक अलंकार है और यहाँ पे सा सी से इन सब का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी एक ट्रिक है पहचानने की, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, जरूर काम आएगा आपके एग्जाम में। यह उत्प्रेक्षा अलंकार अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे इसको पहचानेंगे, आप देखेंगे जिस वाक्य में मनु मानो मनो मनहु जानो जनहु ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां पर आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। एग्जाम से पहले इसको एक दो बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि ये जो है तैयार हो जाए, ठीक है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इसमें देखिए जो है मनहु शब्द आ गया, इसका मतलब यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जिस वाक्य में मनु आ जाए, मानो आ जाए, मनहु आ जाए, जनु जानो जनहु आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए बीच में, तो वहां पे आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना, यही इसकी ट्रिक है दोस्तों। एक लास्ट और देख लेते हैं, इसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, देखिए जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है दोस्तों। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग।
तो इसमें आप देखेंगे कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही, आग लगाने से पहले ही लंका जो है पूरी जल गई। तो ये अतिशयोक्ति ही तो है, क्योंकि जो है इसमें बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है ना, पहले आग लगनी चाहिए थी पूंछ में, उसके बाद लंका जलती। तो इसलिए आपका यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका ये अलंकार वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। यही अलंकार, 3-4 अलंकार और इसके पहले जो अलंकार बताए, यही इतना एग्जाम में पूछता है। इसके आगे वाले कुछ 2-3-4 एग्जाम जो और हैं, अलंकार जो और हैं, उनसे बहुत कम पूछता है। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को दोस्तों एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।